नमस्कार साथियों, मैं राहुल यादव आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हमने पिछली कक्षाओं में कुछ फसलों के बारे में पढ़ा था। हमने मक्का और उसके बाद धान, इन सब टॉपिक के बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिजन पी, यानी कि अरहर। जो आज हम पढ़ाई करेंगे अरहर के बारे में पढ़ेंगे। अरहर का कल्टीवेशन करेंगे, कैसे होता है, कितना उत्पादन प्राप्त होता है और इसमें कितनी प्रोटीन पाई जाती है, कितने फ़ायदेमंद होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अरहर यानी पिजन पी। तो ये जो अरहर है, पिजन पी है, इसे रेड ग्राम या पिजन पी भी बोला जाता है। इसका जो कॉमनली नाम बोला जाता है, इंग्लिश में रेड ग्राम या पिजन पी बोला जाता है और हिंदी में इसको अरहर बोला जाता है। इसके बोटेनिकल नेम यानी वानस्पतिक नाम की बात करें तो कैजेनस केजान। ये जो अरहर है इसका बोटेनिकल नाम है कैजेनस केजान। और इनमें गुणसूत्र की संख्या की बात करें, गुणसूत्रों की संख्या, तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 22 होती है। और ये लेगुमिनेसी या फैबेसी कुल का पौधा होता है। और इसके उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल अफ्रीका माना जाता है। कहाँ पे? अरहर का उत्पत्ति स्थल अफ्रीका माना जाता है। और इसमें पोषक मान की बात करें या फिर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की जो मात्रा होती है इसमें लगभग 20 से 22% होती है प्रोटीन की मात्रा। और इसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट वसा पाया जाता है। और अरहर के बीज चोल में सोपेनिन पाया जाता है। अरहर का जो बीज होता है उसकी बात करें तो उसमें सोपेनिन पाया जाता है। और अंकुरित दालों में विटामिन सी पाया जाता है। जो अरहर की दाल होती है जो अंकुरित हो जाती है, अंकुरित दालों में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है अरहर में। और आगे देखते हैं हम अरहर में क्या है। विश्व में लगभग 90% एरिया, जो विश्व का लगभग 90% एरिया है, वहाँ पे विश्व के 90% एरिया में 90% भाग पर अरहर की खेती एरिया पर प्रोडक्शन भारत में ही होता है। कहने का मतलब यहाँ पे कि संसार में, पूरे विश्व में विश्व का 90% एरिया और प्रोडक्शन सिर्फ भारत में ही होता है। जो अरहर होती है, अरहर का प्रोडक्शन की बात करें और एरिया की बात करें, एरिया वाइज और प्रोडक्शन दोनों, तो सबसे ज़्यादा भारत में होता है। भारत में दालों का उपयोग अरहर और चना, भारत में दालों का उपयोग जो है अरहर और चना दोनों दालों का उपयोग किया जाता है भारत में। वहीं बात करेंगे टेस्ट वेट की, तो टेस्ट वेट जो है अरहर के दानों का, यानी टेस्ट वेट लगभग 72 ग्राम जो है, 72 ग्राम अगर हम लेंगे अरहर के दानों को, अरहर को, तो उसमें वो हमारा टेस्ट वेट कहलाता है। टेस्ट वेट का मतलब 1000 दानों की संख्या। क्या? अगर हमने गिनती से 1000 दाने ले लिए, किसी भी फसल के दाने को, 1000 दाने को अगर हम गिन के अलग कर लिए तो वही होता है टेस्ट वेट। या फिर हम 72 ग्राम, अगर 72 ग्राम हम अरहर ले लेते हैं तो उसमें 1000 दानों की संख्या होती है। कितना? 1000 दानों की संख्या होती है। वहीं बात करेंगे अरहर के पौधों की लंबाई की, तो अरहर के जो पौधे होते हैं उसकी लंबाई 1 से 4 मीटर, कितना? लगभग 1 से 4 मीटर लंबा होता है इसके पौधे की लंबाई। वहीं पुष्पक्रम की बात करें तो पुष्पक्रम जो है इसका शीर्ष रेशम और सोयाबीन, और उसके बाद फल यानी पोड जो होती है, फली होती है, उसमें जो फली पाई जाती है, पोड। और अरहर में जो है इसके पोड में, इसमें दानों की संख्या 4 से 5 होती है। कितना? 4 से 5 दाने पाए जाते हैं अरहर की फली में। कितना? 4 से 5 दाने पाए जाते हैं। और अरहर का जो अरहर है ये C3 प्लांट है, C3 प्लांट है और SDP प्लांट है। SDP का मतलब क्या होता है? SDP का मतलब शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट मतलब ये पौधे जिनको कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, उन्हें शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। और ये जो फसल होती है अरहर की, ये पर परागित फसल होती है। क्या होती है? ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड, पादप द्विलिंगी। ये मोनोसियस पौधा होता है। किस टाइप का होता है? मोनोसियस पौधा होता है। अरहर जो है मोनोसियस पौधा होता है। और अरहर सूखा सहनशील होता है। क्या? अरहर की जो क्वालिटी होती है वो सूखा सहनशील होता है। अगर इसको अधिक मात्रा में पानी मिल जाए तो ये इसके लिए नुकसानदायक होता है। तो अरहर सूखा सहनशील भी होता है, इसको कम पानी की आवश्यकता होती है। और आगे देखते हैं तो जलवायु की बात करें तो अरहर का जो पौधा है, अरहर का कल्टीवेशन करने के लिए हमें उन क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जहाँ पे हम कल्टीवेशन कर रहे हैं वो गर्म एवं आर्द्र हो। यानी कि गर्म और ठंडा
दोनों प्रकार के, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, दोनों प्रकार के मौसम में, जलवायु में इसकी खेती की जा सकती है। वहीं बात करेंगे जलाक्रांति, अधिक वर्षा एवं पाला संवेदनशील। अरहर का जो पौधा होता है, अरहर जो होता है, अगर अत्यधिक वर्षा हो जाए तब भी इसके लिए नुकसानदायक होता है, पाला भी अधिक नुकसानदायक होता है, और अधिक पानी, अगर खेतों में अधिक पानी भरा हुआ जलाक्रांति है तो भी नुकसानदायक है, अधिक वर्षा भी नुकसानदायक है, और पाला यानी कि अत्यधिक ठंडी का मौसम में भी नुकसानदायक होता है इसका उत्पादन, इसके लिए नुकसानदायक होता है और इसका उत्पादन करने में समस्याएं आती हैं। वहीं अंकुरण की बात करें तो इसके अंकुरण के लिए तापमान जो होता है 30 से 35 सेल्सियस। कितना अंकुरण के लिए? अंकुरण के लिए अरहर के पौधे जो होते हैं, जब हम उसको ज़मीन में बोते हैं तो अंकुरण के लिए तापमान कितना होना चाहिए? 30 से 35 होना चाहिए। और इसके वानस्पतिक वृद्धि की बात करें, यानी पौधे को बढ़ने का जो समय होता है, वानस्पतिक वृद्धि, पौधे जो होते हैं उनके बढ़ने के लिए उपयुक्त तापमान 20 से 25 सेल्सियस, कितना? 20 से 25 सेल्सियस तापमान होना चाहिए इनको उपयुक्त वृद्धि के लिए। वहीं बात करेंगे पुष्पन एवं फली बनते समय, जब इनमें पुष्प लगते हैं, अरहर के पौधे में बात कर रहे हैं पुष्प लगने की, तो अरहर के पौधे में जब पुष्प लगते हैं उस टाइम, और उसके बाद उसमें फली बनते समय, पुष्प लगते समय और फली बनते समय इनमें औसतन तापमान की जो आवश्यकता होती है वो 15 से 18 सेल्सियस पकते समय, और 30 से 35 से 40 सेल्सियस फली बनते समय आवश्यकता पड़ती है इसे तापमान की। इस इतने मौसम, इतना ये जो टेम्परेचर होता है, सेल्सियस टेम्परेचर होता है 18 से 15 से 18, 30 से 35, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में जब इनको ये तापमान मिलता है पौधों को, अरहर के पौधों को, तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, इसमें पुष्पन प्रक्रिया अच्छी होती है और फली भी अच्छे से बनते हैं। वहीं बात करेंगे हम इनके वर्गीकरण की, तो अरहर को 2 भागों में बांटा गया है। अरहर को उनकी रंग, दशा और उनके दानों के आधार पे इनको 2 भागों में बांटा गया। एक अरहर जिसे बोला जाता है केजेनस केजान बाई कॉलर, और एक होता है केजेनस केजान बाई फ्लेवस, इसे तुअर भी कहते हैं। क्या? एक अरहर होता है, एक तुअर होता है। अरहर जो होता है ये बहुवर्षीय पौधा, लंबा होता है और देरी से पकता है। अरहर जो होता है ये लंबा पौधा होता है और बहुवर्षीय पौधा होता है और ये देरी से पकता है। इनमें इसके फलियों में जो दानों की संख्या होती है 4 से 5, इनकी फलियों में 4 से 5 दाने बनते हैं एक फली में। कहने का मतलब एक फली में कम से कम 4 से 5 दाने बनते हैं। अरहर के एक फली में 4 से 5, ऐसे ये मान लेते हैं हम फली हो गया, तो इसमें 4 से 5 दाने, लगभग 4 से 5 दाने पड़ते हैं। और इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तरी भारत में किया जाता है। भारत के उत्तरी हिस्से में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है अरहर। और वहीं तुअर की बात करें तो तुअर जो है 1 वर्षीय पौधा होता है और छोटा होता है। तुअर का पौधा अरहर के पौधे की अपेक्षा लंबाई में छोटा होता है और 1 वर्षीय होता है। ये जो होता है तुअर, ये जल्दी पकती है। वहीं अरहर से कंपेयर कर रहे हैं हम, ये दोनों सेम एक ही प्रजाति के हैं, बस थोड़ा सा अलग है। ये केजेनस केजान फ्लेवस इसे तुअर बोलते हैं और ये अरहर बोलते हैं। ये जल्दी से, ये देरी से पकता है अरहर, और जो तुअर है ये जल्दी पकती है। इनमें दानों की संख्या जो होती है इनके फलियों में, तुअर की जो फलियां होती है उनमें दानों की संख्या की बात करें तो दानों की संख्या 2 से 3 होती है। कितना? 2 से 3 होती है। और ये दक्षिणी भारत में उगाई जाती है। कहाँ पे? दक्षिणी भारत में उगाई जाती है तुअर सबसे ज़्यादा, और अरहर उत्तरी भारत में उगाया जाता है। वहीं आगे हम बात करेंगे मिट्टी की, मृदा की। किस प्रकार की मृदा में, किस प्रकार की मिट्टी में हमें अरहर की खेती करनी चाहिए, या फिर अरहर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी, किस प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है। तो मृदा की बात करें तो सैंडी लोम यानी बलुई दोमट और पीएच उदासीन। यहाँ पे समझेंगे पीएच उदासीन मतलब मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो ना तो अम्लीय हो ना तो क्षारीय हो, उदासीन हो, एकदम न्यूट्रल हो। और सैंडी लोम बलुई मिट्टी, तो अरहर की खेती या अरहर की खेती के लिए वो मिट्टी अच्छी होती है जिनमें जो बलुई मिट्टी होती है, जिसमें क्या पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है और उसके बाद मिट्टी हल्की होती है। अरहर का जो पौधा होता है इनकी जो जड़ें हैं काफ़ी गहराई तक जाती हैं। अरहर की जड़ें जो हैं मिट्टी में काफ़ी गहराई तक जाती हैं। तो जब मिट्टी हल्की होगी, हल्की मिट्टी होगी, बलुई दोमट मिट्टी होगी, तो उसमें क्या इनका वृद्धि विकास अच्छे से होगा। अरहर की जो जड़ें होती हैं वो नीचे ज़मीन में नीचे तक जाएंगी
और इसमें वैरायटी की बात करें, किस्मों की बात करें, तो अरहर की कौन कौन सी किस्में हैं, कैसी हैं, देखते हैं। जल्दी पकने वाली किस्में, अरहर की कुछ किस्में ऐसी हैं जो जल्दी पकती हैं, उनको 110 से 120 दिन, कितना समय जो है इनको पकने का समय 110 से 120 दिन होता है। एक से लेके 0 से लेके 110 से 120 दिन में ये पककर तैयार हो जाती हैं। पहली है प्रभात, सबसे जल्दी पकने वाली किस्म, एक्स्ट्रा अर्ली मिच्योरिंग वैरायटी, ठीक है, ये सबसे जल्दी पकती है अरहर। अगर आपसे पूछा जाए कि अरहर की कौन सी ऐसी प्रजाति है जो सबसे पहले पकती है, तो प्रभात। और 115 से 135 दिन, ये मिश्रित फसलों हेतु सर्वोत्तम ज्वार के साथ, अरहर प्लस ज्वार, कितना, अरहर प्लस ज्वार के साथ, अरहर और ज्वार दोनों साथ में। यूपीएएस 120 दिन, यूपीएएस जो वैरायटी 120 दिन। वहीं मानक पूसा, ये अगेती किस्म, कौन सी, अगेती किस्में हैं, जो अगेती किस्में हैं वो यूपीएएस 120, मानक पूसा, और ग्वालियर 3, CO3, पूसा 74, पूसा 84, ये जो प्रजातियां हैं ये जल्दी पकने वाली प्रजातियां। वहीं बात करेंगे प्रथम संकर किस्म की, कि अरहर की सबसे पहली संकर प्रजाति कौन सी है, तो अरहर की जो सबसे पहली संकर की प्रजाति खोजी गई थी वो थी ICPH8। कौन सी, ICPH8, ये 1991 में खोजा गया था, GSM तकनीकी द्वारा विकसित की गई थी, और ये राजेंद्र नगर हैदराबाद से विकसित की गई थी। कहाँ से, भारत में राजेंद्र नगर हैदराबाद से विकसित की गई थी। वहीं बात करेंगे मध्य अवधि की, मध्य अवधि में कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो मध्य अवधि तक में तैयार होती हैं, तो मध्य अवधि वाली मुक्ता, ये बिल्ट रोग प्रतिरोधी है। मुक्ता प्रजाति जो है ये मध्य अवधि होती है और बिल्टा रोग प्रतिरोधी होती है। वहीं BDN1, BDN2, C11, और लंबी अवधि वाली कुछ होती हैं प्रजातियां, वो लंबी अवधि वाली हैं पूसा 9, बहार, ये 265 दिन, कितना, 265 दिन में लगभग तैयार होती हैं ये प्रजातियां। वहीं कुछ अन्य किस्मों की बात करें तो अन्य किस्में ICPL 87, प्रगति, प्रसाद, पारस, लक्ष्मी, बहार, बसंत, ग्वालियर, जागृति आदि। वहीं बात करेंगे बुआई के समय की, कि किस समय बुआई करनी चाहिए अरहर की, कौन सा उचित समय होता है, सोविंग टाइम, तो जून जुलाई का महीना, कौन सा, जून जुलाई का महीना जो होता है वो अरहर की खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, सफिशियंट होता है। वहीं बात करेंगे बीज दर की, क्या, कि 1 हेक्टेयर में हमें अरहर की फसल बोनी है तो कितना हमें बीज दर की आवश्यकता होगी, कितने बीज दर की, तो शुद्ध फसल, सोल क्रॉप 12 से 15 kg। शुद्ध फसल का मतलब कि ओनली अकेले सिर्फ अरहर की खेती करना, उसके साथ साथ कोई भी खेती ना करना, उसमें मिश्रित करके कोई भी फसल ना लगाना। और वहीं मिश्रित फसल की बात करें, मिक्सड क्रॉपिंग की, तो 6 से 8 kg, कितना, 6 से 8 kg प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। बुआई की गहराई की बात करें तो जो ये अरहर का जो पौधा, अरहर का जो बीज होता है, इसकी गहराई तो ज़मीन में 5 सेंटीमीटर, कितना, 5 सेंटीमीटर की गहराई में ज़मीन, ये सरफेस एरिया हो गया जो इसका बीज होता है अरहर का, उसको ज़मीन में 5 सेंटीमीटर नीचे तक रखना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर तक गहराई में। पूछा जाता है ये सवाल अक्सर करके कि अरहर के पौधों के, अरहर का जो बीज होता है उसको ज़मीन में कितने गहराई में बोना चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर की गहराई में। वहीं बात करेंगे स्पेसिंग की, पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी की बात करेंगे, कितने से कितने दूरी पे लगाना चाहिए, बोना चाहिए। तो रो इंटू रो जो है ये 60 से 75 सेंटीमीटर, कितना, रो इंटू रो 60 से 75, और प्लांट टू प्लांट 15 से 20 सेंटीमीटर। यानी कि जो हम अरहर की खेती करते हैं तो जो हमारी लाइन होती है, लाइन टू लाइन की बात करें, एक लाइन से एक लाइन के बीच की दूरी जो है वो 60 से 75 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और वहीं पौधे की बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी, जैसे कि ये हमारा पौधा, ये पौधे की दूरी बात होती है, और ये लाइन टू लाइन की बात होती है। लाइन जो है, लाइन से लाइन की दूरी कितना रहना चाहिए, 65 से 75 मान लेते हैं, 65 से 75। और ये जो पौधे हैं हमारे, पौधों के बीच की जो दूरी होती है ये 15 से 20 सेंटीमीटर, कितना, 15 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। प्रभात एवं बौनी किस्मों में, कुछ प्रभात और बौनी किस्मों के स्पेसिंग की बात करें तो दूरी की बात करें तो उनमें रो टू रो जो है 30 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर, कितना, प्लांट टू प्लांट, पौधे टू पौधे की दूरी जो होती है वो 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उर्वरक और फर्टिलाइजर की बात करेंगी, 1 हेक्टेयर में हमें अरहर की खेती करने के लिए कितना उर्वरक और खाद की आवश्यकता पड़ेगी,
तो नाइट्रोजन की बात करें तो 20 केजी, और फास्फोरस, पोटास, ये सब चीज़ों की बात करें तो 20, 40, 60 और 30 का जो रेशियो होता है किलोग्राम पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम जानते हैं जो जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छा होता है। तो जो अरहर की जो जड़ें होती हैं, अरहर के जो पौधे होते हैं वो अच्छा खासा नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करती हैं। वहीं सिंचाई की बात करेंगे, एरीगेशन यानी जलाक्रांति की बात करेंगे, या क्रांतिक अवस्था, किस अवस्था में इनको पानी की आवश्यकता होती है। तो पौधों में जो पौधे हैं हमारे, पौधों में फली में दाना बनते समय, जब हमारी फलियाँ पौधे जो होते हैं वो तैयार होने लगते हैं, उनमें जब दाने बनने लगते हैं तो उस समय जो है दाने बनते समय इनको पानी की आवश्यकता होती है। और खरपतवार नियंत्रण की बात करें, इसमें खरपतवार नियंत्रण का अरहर के पौधे में, अरहर की खेती करते समय अरहर के पौधों के साथ साथ कौन कौन से खरपतवार होते हैं और इनका नियंत्रण कब कैसे करना चाहिए। तो खरपतवार की बात करें यानी बीड मैनेजमेंट की बात करें तो पहला खरपतवार जो पहला हम बीड मैनेजमेंट करेंगे, खरपतवार को निकालने का काम करेंगे बुआई से 20 से 25 दिन बाद। कितना? बुआई से 20 से 25 दिन बाद पहली बार, और दूसरा जो है 45 दिन बाद, बुआई के 45 दिन बाद, बुआई के 45 दिन बाद। वहीं बात करेंगे फ्यूलेक्रोनिल बेसालीन, ये जो है 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना? 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ये एक रसायन है जिसको छिड़कने से भी खरपतवारों पे काफ़ी अंकुश लगाया जा सकता है, रोकथाम किया जा सकता है। वहीं कटाई की बात करें तो इसकी कटाई जब इसमें अरहर के पौधे में 75 से 80% फलियाँ आ जाएं। कितना? 75 से 80% फलियाँ आ जाएं और फलियों का रंग भूरा हो जाए। जब 75 से 80% पौधों में फलियां आ जाएं और फलियों का रंग भूरा हो जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये कटाई की अवस्था होती है या उस टाइम पे कटाई करना चाहिए। वहीं बात करेंगे उपज की कि 1 हेक्टेयर में अरहर की खेती करने के लिए, अरहर की खेती हमने की 1 हेक्टेयर में तो कितना उपज प्राप्त होता है। तो 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर दाने की प्राप्ति होती है। कितना? 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर दाना, और 50 से 60 क्विंटल डंठा होता है। जो अरहर का डंठल होता है ये भी काफ़ी यूज़फुल होता है, काफ़ी काम में आता है। जैसे कि इसके छप्पर बनाए जाते हैं, कुछ टोकरियां जैसे सामान कुछ बनाए जाते हैं। मृदा कटाव के लिए भी इनके डंठलों का यूज किया जाता है। और भंडारण के समय जब हम अरहर को भंडारित करते हैं तो भंडारण के समय उस समय कितना नमी प्रतिशत होना चाहिए? तो 10% नमी होनी चाहिए दानों में जब भंडारित करते हैं उनका। और ये जो हार्वेस्ट इंडेक्स है, कटाई गुणांक, ये 19% से कम होना चाहिए, सबसे लोएस्ट 19% से कम। वहीं बात करेंगे रोग का तो इसमें एक अरहर के पौधे में अरहर का जो एक प्रमुख रोग है उकठा रोग। क्या? उकठा रोग, ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है। उसका फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ये जो है उद्गम फंगी से मृदा जनित यानी सॉयल बॉर्न है, ये मृदा जनित रोग है। ये जब लग जाता है जहाँ पे, इस रोग से बचने के लिए हमें सर्वप्रथम तो अगर एक बार हमारे पौधों में जिस खेत में हमने अरहर की खेती करी है वहाँ पे अगर ये रोग लग जाता है तो हमें कुछ समय तक फिर दोबारा अरहर की फसल उस खेत में नहीं बोना चाहिए ताकि इस रोग से बचा जा सके। फसल चक्र भी अपनाकर इस रोग से बचा जा सकता है कि अभी अरहर की खेती करने के बाद दूसरी 1-2 खेती और कर लेते हैं, उसके बाद फिर अरहर की खेती करते हैं, फसल चक्र। जैसे अमर, आशा, आज़ाद कुछ प्रजातियां हैं। वहीं बात करेंगे दूसरा स्टारलेट मोजेक की, तो ये पुष्पक्रम पर प्रभाव पड़ता है। ये जो मोजेक होता है स्टारलेट, ये हमारे पुष्पक्रम को प्रभावित करता है, ये अरहर के पौधे के पुष्पक्रम को प्रभावित करता है। जैसा कि जानते हैं अरहर की जो दाल होती है ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती है, तो सबसे ज़्यादा इसका उपयोग भी किया जाता है। और उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो सबसे ज़्यादा भारत में इसका उत्पादन किया जाता है। विश्व का लगभग 90% उत्पादन जो है सिर्फ भारत में अरहर की दालों का किया जाता है। तो आई होप आज की क्लास पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।